नमस्कार, अभिनंदन है आपका इस वीडियो में। वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट इन बिटवीन द बीसी एंड द ईडी। ईडी को सीई भी कहा जाता है। सीई का मतलब है हिंदी में ईसवी और बीसी का मतलब है ईसा पूर्व। तो ये बीसी और ईडी का कंसेप्ट इंडियन हिस्ट्री में या भारतीय इतिहास को समझने के लिए, घटनाओं को समझने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये टॉपिक मैंने बिगनर्स के लिए बनाया है, क्योंकि शुरुआत में जब आप हिस्ट्री शुरुआत करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, ये बीडी और ईसवी क्या है, कहीं ईसा पूर्व लग जाता है, कहीं ईसवी लग जाता है। तो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक विद द बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने मैथ्स का एक स्केल यूज़ किया है, जिसके बीचों बीच में एक शून्य मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। ये आपने मैथ्स में बेसिक्स में पढ़ा होगा कि ये शून्य है और इसके लेफ्ट हैंड साइड्स में कुछ नंबर होते हैं और राइट हैंड साइड्स में कुछ नंबर होते हैं। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश की है। राइट हैंड साइड्स में जब आप जाएंगे तो नंबर्स जो हैं वो बढ़ते हुए क्रम में दिखाई देते हैं। द नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज इन द राइट हैंड साइड्स वाइल यू आर मूविंग इन द लेफ्ट हैंड साइड द नंबर इज गोइंग टू डिक्रीज। नंबर्स जो हैं वो घटते हुए क्रम में दिखाई देंगे। अब यहाँ हिस्ट्री में यही चीज़ है, इस शून्य को यहाँ ऐसा मान लिया जाता है दिस इज़ द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट। बर्थ ऑफ द क्राइस्ट एक घटना है। यहाँ हम कह सकते हैं कि इस ईसा मसीह को हमने शून्य कंसीडर कर लिया है और इस शून्य कंसीडर के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में घटनाओं को हम इस तरीके से देखेंगे कि वो घटनाएं जो इसके लेफ्ट में होंगी उसे बिफोर क्राइस्ट कहा जाएगा, वो घटनाएं जो इस शून्य के राइट हैंड साइड्स में होंगी उनको आफ्टर क्राइस्ट कहा जाएगा, और उन घटनाओं को हम एक क्रॉनिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, एक क्रम के अनुसार उसको व्यवस्थित कर लेंगे, ताकि हम अपने बेसिक्स को समझने में आसानी रहे। कौन सी घटना कब हुई है, कौन सी घटना बाद में हुई है, ये उसके लिए यूज़ किया जाता था। अब देखिए क्या है कि इसमें और भी रिफॉर्म्स होते हैं, और भी रिफॉर्म्स होने के साथ साथ जो आफ्टर क्राइस्ट वाला जो घटना है, इसके लिए एक शब्द और यूज़ किया जाने लगा, एना डोमिनी। एना डोमिनी इज़ नथिंग बट दैट इज़ द जो वो वर्ष है जिसमें बीसी ईसा मसीह से संबंधित घटना है। तो एना डोमिनी भी यूज़ किया जाता है, आफ्टर क्राइस्ट भी कह सकते हैं। अब इसी में और रिफॉर्म्स होते हैं, इसको ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। इसमें और रिफॉर्म्स होते हैं। दिस एना डोमिनी इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉमन एरा। इसे कॉमन एरा भी कहा जाने लगा। कॉमन एरा कह सकते हैं या ईसवी कह सकते हैं। तो वो घटनाएं जो इस लेफ्ट हैंड साइड्स को बिलोंग करेंगी, दैट इज कॉल्ड बिफोर कॉमन एरा। तो बीसी इज नथिंग बट दैट इज द बिफोर क्राइस्ट, सीई इज नथिंग बट दैट इज आफ्टर द क्राइस्ट। ईसवी और ईसा पूर्व की घटनाएं जो हैं इस तरीके से अरेंज की जाती हैं, और इनको ही हम इस तरीके से अरेंज करते हुए समझेंगे। एक चीज़ है यहाँ पर कि ये जो जन्म है, ये जन्म का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो क्राइस्ट हैं वो उसी दिन उनका जन्म हुआ और उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। दैट इज़ इवेंट। ये हिस्ट्री में एक घटना के तौर पर देखा जाता है, ठीक है। इसको शून्य को इस तरीके से लेके चलिए, अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज। हमें यहाँ पर रिसर्च वगैरह नहीं करनी, हमें केवल कॉमन कंसेप्ट को समझना है। तो बी सी इज नथिंग बट दैट इज the left hand sides, common era that means BC right hand sides। द्वारा हम कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को भी समझ लेते हैं जो इंडियन हिस्ट्री के रिस्पेक्ट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम देखेंगे सबसे पहले 1191 का तराइन का फर्स्ट वॉर। तराइन का फर्स्ट वॉर कब हुआ, क्या हुआ, ये इवेंट्स जो है हम अभी केवल उन्हीं की ही बात करने वाले हैं। और इसके बाद हम देखेंगे 1857 रिवॉल्ट्स, कलिंग वॉर, सिंधु घाटी सभ्यता, पानीपत का थर्ड वॉर। इसके बाद हमने आयरन की खोज 1000 BC और शक संवत, शक कैलेंडर दैट वाज यूज्ड बाय द कनिष्क 78 AD का है, और 57 BC विक्रम संवत। तो ऑल दीज इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। अब हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि जो हमने AD और BC का कंसेप्ट अभी सीखा है, उस कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए इन घटनाओं को, इन जो इवेंट्स हुए हैं, इनको हमें अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है? सेम वही कंसेप्ट हमें यूज़ करना है जो अभी हमने सीखा है। तो एक राइट होगा, एक लेफ्ट होगा, हमें उसी के आधार पर इन घटनाओं को अरेंज करना है, ताकि हम आसानी से समझ सकें कि कौन सी घटना पहले हुई है और कौन सी बाद में हुई है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारी जो घटना आती है वो है तराइन का फर्स्ट वॉर। सीई राइट हैंड साइड्स को बिलोंग करेगा, तो हम उसको सीधे सीधे राइट हैंड साइड्स की ओर मार्क कर देंगे। नेक्स्ट हमारा 1857 का रिवॉल्ट्स है। 1857 के रिवॉल्ट्स की बात करें तो वो इसी क्रम में आएगा, लेकिन 1191 के राइट हैंड साइड्स की ओर आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ की ओर जाने पर नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, 1100, 1200, 1300 समथिंग लाइक दैट। इसके बाद हमारा आएगा
261 का कलिंग वॉर को हम ध्यान से देख रहे हैं तो 261 BCE ईसा पूर्व, और ईसा पूर्व जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड्स की ओर आएगा, और जब लेफ्ट हैंड साइड्स की ओर आएगा तो हम उसको लेफ्ट हैंड की ओर मार्क कर देंगे। तो हमें यहाँ क्लियरली समझ में आ रहा है कि इवेंट्स में, स्केल्स में कौन कौन सी घटनाएं कब कब हुई। नेक्स्ट हमारा है इंडस वैली सिविलाइजेशंस। इंडस वैली सिविलाइजेशंस के रिस्पेक्ट्स में हम देखें यदि तो हम ये तो समझ चुके हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड्स की ओर आएगा, लेकिन ये 261 के रिस्पेक्ट्स में और लेफ्ट हैंड साइड्स की ओर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम नंबर्स हमने कुछ घटते हुए क्रम में देखे थे। तो 261 के रिस्पेक्ट्स में ये नंबर्स जो है मतलब IBC जो है वो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। नेक्स्ट अवर इवेंट इज ग्रेट 1761 पानीपत का थर्ड युद्ध। ये उस पर अब मूवी भी बन चुकी है, और ये पानीपत का थर्ड वॉर जो है वो इन दोनों घटनाओं के बीचों बीच में आ जाएगा। दैट मीन्स 1857 और 1191 के बीचों बीच में हमने इसको यहाँ मार्क कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारी इवेंट है आयरन की खोज। आयरन की खोज जो है दैट मीन्स ठीक है इन बिटवीन दीज टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स के बीचों बीच में आ जाएगा। और इसी तरीके से मैंने शक संवत और विक्रम संवत कैलेंडर्स को भी पुट कर देता हूँ। तो 57 BC और 78 AD। अब हमने ये जो घटनाएं समझाई हैं या इसी हमने समझने की जो कोशिश की है, ये आपके एक कैलेंडर है ग्रेगोरियन, उस कैलेंडर के आधार पर समझा है। ग्रेगोरियन कैलेंडर इज नथिंग बट दैट इज द कैलेंडर जहाँ पर बेसिकली जनवरी, फेब और दिसंबर तक की मंथ हम देखते हैं। जनरली हम जो अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं वो इसी कैलेंडर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो घटनाएं अभी हमने अरेंज की हैं उन घटनाओं के रिस्पेक्ट्स को हमने इस कैलेंडर के रिस्पेक्ट से ही समझी है। लेकिन यदि आपसे एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि यदि क्वेश्चन बने कि भाई शक संवत और विक्रम संवत के हिसाब से आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले हम एक और बेसिकली कैलकुलेशन सीखने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज यदि आपसे पूछा जाए कि भाई व्हाट इज़ द एज ऑफ द आयरन। आयरन जो हमने अभी देखा था कि 1000 BC के आसपास जिसकी डिस्कवरी हुई, दैट मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं दिस ये उसका जन्म हुआ मतलब 1000 BC में। तो आज मतलब 2020 में इसका एज कितना होगा, तो आज इसका 2020 में एज कितना होगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें शक संवत और विक्रम संवत की कैलकुलेशन भी आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वही स्केल को ड्रॉ किया है, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड्स, ठीक है। कुछ इस तरीके से होगा। 1000 जो है BC है तो वो स्केल के लेफ्ट हैंड साइड्स में आएगा। सिमिलरली यदि मैं आज की बात करूँ तो 2022 CE, दैट मीन्स ठीक है आज का समय हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। अब हमें लोहे की एज को कैलकुलेट करने के लिए जब से उसका जन्म हुआ है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करना होगा, तो हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक का जो सफ़र है वो है 1000। अप्रॉक्सीमेटली हम 1000 वर्ष यहाँ तक लेके चलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो एज होगी दैट मीन्स ठीक है 2020, दैट मीन्स कि 2000 साल होंगे। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें लगभग आयरन की एज निकल के आ जाएगी। तो लगभग जो आयरन है वो 3000 वर्ष पुराना है। मैं लगभग इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमें उसका फिक्स डेट नहीं मालूम है। जैसे आप बोलें कि भाई भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, कोई फिक्स डेट यहाँ पर दैट मीन्स ठीक है आयरन के रिस्पेक्ट्स में नहीं है। जैसे हम एक एग्जांपल से भी समझें कि आपने मोबाइल चलाना कब सीखा या आपने चाय पीना कब शुरू किया, और ये जो एग्जांपल्स हैं उसके द्वारा आप यदि समझें तो आपको वो चीज़ नहीं पता होगी, वो फिक्स डेट नहीं है, स्टिल यू आर लर्निंग। सिमिलरली बेसिकली आयरन की एज के बारे में एक अनुमान ही है और वो है 1000 BC, इसीलिए ये लगभग 3000 वर्ष पुराना हम ऐसे कह सकते हैं। अब ये हमने ये घटना समझ ली है। अब इसी के आधार पर हम विक्रम संवत और शक संवत की कैलकुलेशन भी आसानी से सीख लेते हैं। विक्रम संवत और शक संवत की कैलकुलेशंस के लिए हम वही इस तरीके की स्केल फिर से यूज़ करेंगे। विक्रम संवत जैसे हमने देखा ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व दैट मीन द स्केल के लेफ्ट हैंड साइड्स में है, ठीक है। इसके बाद ये 2020 आज का है, तो आज यदि हम देखें दैट मीन्स ठीक है ग्रेगोरियन कैलेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2020 यहाँ पर बिलोंग करेगा। और यदि विक्रम संवत आज कितना है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर एक गणना करेंगे। तो हम टोटल इस पाथ को फॉलो करेंगे, दैट मीन्स 57 और 57 में हम जोड़ देंगे ये 2020। तो 2020 और 57 दैट पार्ट एंड दैट पार्ट इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें विक्रम संवत की वैल्यू पता चल जाएगी।
सिमिलरली हमें यदि शक संबंध कैलकुलेट करना है तो शक संबंध कैलकुलेट करने के लिए हम इस तरह से जाएंगे, और शक संबंध यदि आप देखेंगे तो शक संबंध AD दैट मीन्स CE वो आपके स्केल की इसी साइड में है। अब हमारा स्केल जो है वो यहाँ से शुरू होना चाहिए, तो इसका मतलब हमें 2020 के रिस्पेक्ट्स में उस वैल्यू को नेग्लेक्ट करना होगा। दैट मीन्स ठीक है, हमें इस वाले वैल्यूज़ को कम करना होगा। तो 2020 में से मैं यदि 78 को माइनस कर दूं तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ द शक संबंध, मुझे शक संबंध निकल कर कि उसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी। दैट मीन्स ठीक है, तो ये शक संबंध 1942, मतलब यदि मैं कहूँ कि 2020 ग्रेगोरियन कैलेंडर, विक्रम संबंध में से 2077 कहा जाएगा, जबकि शक संबंध में से 1942 कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि भारत आज़ाद कब हुआ था। भारत आज़ाद कब हुआ था तो आप 1947 ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है, लेकिन यदि विक्रम संबंध और शक संबंध में इसकी वैल्यू कहें तो वो अलग अलग हो जाएगी। ये विक्रम संबंध और शक संबंध का उपयोग जनरली, विक्रम संबंध का यदि हम देखें, विक्रम संबंध का उपयोग जो है भारत की संविधान की प्रस्तावना में भी यूज़ किया गया है, एंड शक संबंध दैट इज़ द BC ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये कुछ कैलकुलेशन है। यदि आपको बोल दिया जाए कि 261 BC दैट मीन्स 261 BC में कलिंग का युद्ध हुआ था, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, यदि विक्रम संबंध में इसकी वैल्यू पूछ ली जाए तो आपको थोड़ा सा ये कैलकुलेशंस आसानी रहेगी उसको समझने में। ठीक है, तो यही हमारा उद्देश्य था इसको समझने का। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चैनल का नाम स्टडी वृक्ष है और आप उस पर इसको शेयर भी कर सकते हैं।